इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आईएमए क्या है, किस तरह कैसे काम करती है? करीब 100 साल की इसकी अपनी एक हिस्ट्री है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। समाज के प्रति आईएमए की क्या जिम्मेदारी? कई बार जो है वो ये बहस होती है कि क्या सारी समाज की जवाबदारी का जिम्मा डॉक्टर्स ने लिया है। आईएमए के पदाधिकारियों के चयन की बात की जाए तो किस तरह से इस प्रक्रिया को किया जाता है? तो चुनाव तो होते हैं, लेकिन आपसी सहमति से जो है ये हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। सरकारों के हमने कई दावे उस समय सुने, केंद्र के सरकार के, राज्य सरकार, क्या वो सब दावे और वादे पूरे हुए? कुछ डॉक्टर्स के केसेस हैं जो कि अभी भी अटके हुए हैं, तो आईएमए हर समय अपने लेवल पे परस्यू करता है और आगे भी करता रहेगा। आईएमए अपने चिकित्सकों को किसी भी तरह की नसीहत या सलाह देता है, क्या आपका चिकित्सक सदस्य उसे मानता है? कई बार वो लोग कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं, उनकी शिकायतें आती हैं, लेकिन जब उनको हम बैठ के समझाते हैं उस चीज़ का वो एहसास करते हैं और उसको सुधारते हैं। चिकित्सकों के एथिकल वैल्यू के लिए आईएमए क्या कर रहा है? आईएमए ने जो है अपने सजेशंस मेडिकल काउंसिल को दिए थे और वो नियम भी बने हैं। आईएमए कभी भी अनएथिकल चीज़ों को फेवर नहीं करता है। हर समय जो भी अनएथिकल चीज़ है, या तो वो कट प्रैक्टिस के रूप में हो या वो दवाई कंपनियों से कुछ फेवर लेके किया गया हो, आईएमए हर समय उस चीज़ को विरोध करता रहा है। जूनियर्स डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा बोझ है और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो नियमानुसार उन्हें जितना वक्त देना चाहिए अस्पताल में या मरीजों के हित में, वो उतना वक्त नहीं देते हैं। गलत प्रचार किया जाता है कि सीनियर डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं, ऐसा गलत है। सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स सब मिलके पूरा बराबर काम करते हैं। कुछ अपवाद रहते हैं तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो उनको जो है देखते हैं। इंदौर चैप्टर के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब जब आप नसीहत देते हैं अपने सदस्यों को तो नाराज़ तो नहीं होते हैं लोग? नहीं, सुनते हैं, जिसको नाराज़ होना हो अपने घर पर लेकिन सुनते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ बोलेंगे वो सही बोलेंगे। जो चीज़ गलत हो रही है वो हमारा कर्तव्य है उन लोगों को बताना कि ये चीज़ सही नहीं है, नहीं तो फिर आईएमए का मतलब क्या। नमस्कार दोस्तों, टू टॉक विद एनजे के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित शुक्ला। वैसे तो डॉक्टर सुमित शुक्ला पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक बेहतरीन सर्जन है और इस वक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अधीक्षक हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो उनसे बतौर आईएमए इंदौर चैप्टर के प्रेसिडेंट के तौर पे करने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि आईएमए प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह से उन्होंने अपने काम को और चिकित्सकों के प्रति जो दायित्व है आईएमए का उसे आगे बढ़ाया है, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि समाज के प्रति आईएमए के जो दायित्व हैं उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आईएमए क्या है, किस तरह की ये बॉडी है, हमारे दर्शकों को अगर आप समझाना चाहें कैसे काम करती है। आईएमए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज़ादी के पहले हिंदुस्तान के जो उस समय के डॉक्टर्स थे उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन उस समय ब्रिटिश डॉक्टर्स भी जो है इसके मेंबर्स थे और ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल से जो है हिंदुस्तानी डॉक्टर्स रजिस्टर हुआ करते थे। उस समय इंडियन मेडिकल काउंसिल नहीं होती थी, तो जो जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी जो इंग्लैंड की है, फिर धीरे धीरे प्रेशराइज करके जीएमसी ने जो है हिंदुस्तानी डॉक्टरों को मान्यता देना शुरू करी। फिर हिंदुस्तानी डॉक्टर्स कैसे यहाँ पर आए कि बहुत बड़ी करीब 100 साल की इसकी अपनी एक हिस्ट्री है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, और ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स के हित के लिए और जनता के समाज के हित के लिए काम करती है। सर, अगर आप आईएमए के पदाधिकारियों के चयन की बात की जाए तो किस तरह से इस प्रक्रिया को किया जाता है? क्या चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, या किसी तरह का मनोनयन की प्रक्रिया की जाती है? आईएमए का नियम ये कहता है कि हर साल एक चुनाव की प्रक्रिया हो और चयन मतलब चुनकर
रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आए, वो शहर के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, स्टेट के रहते हैं और नेशनल बॉडी के रहते हैं। इस तरह से 3 लेवल के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। और इंदौर आईएमए की एक थोड़ी सी अलग कहानी है। इंदौर आईएमए में पिछले 20-25 सालों से चुनाव तो होते हैं, लेकिन आपसी सहमति से जो है ये हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो 1 साल काम करती है। कितने साल से ये चला आ रहा है सिलसिला, ये जो आपसी सहमति का जो मामला है? ये करीब 20-25 साल हो गए इसको। ज़्यादा वक्त नहीं हो गया सर? बहुत मतलब किसी संगठन में इतने लंबे समय तक ये हमारे इंदौर के डॉक्टरों की जो है वो मतलब खूबी है, मतलब कि वो आपसी सहमति से ही सब चीज़ें करते हैं। सर, कोरोना ने एक बहुत दर्दनाक जो है हमको कालखंड दिखाया है। क्या रोल रहा आईएमए का कोरोना में, और क्या खोया क्या पाया अगर हम शहर की बात करें या प्रदेश की बात करें? देखिए, बहुत ही ख़राब समय से हम लोग गुजरे। जो 2 पीक्स आई, 2 लहर जिसको बोलते हैं वो आई। पहली लहर में तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो, उनको भी डर था, नेचुरल डर था, उनके परिवार वालों को डर था और वो कुछ काम पे नहीं आए। और सरकारी डॉक्टरों ने जो है वो पूरा पहली लहर में किला लड़ा था। सेकेंड लहर में चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हुई, फिर डॉक्टरों ने काम करना शुरू किया और बहुत सारे जो है डॉक्टरों ने दिन रात लगा के कोरोना की दूसरी लहर में, पहली लहर में जो है काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 1500 डॉक्टर्स की जान गई है ये 2 लहरों में। ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस आईएमए के डॉक्टरों ने इस अपने देश के लिए की है। मैं अगर अपने एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो हमारे एमजीएम मेडिकल कॉलेज से पास हुए छात्र, जिनको हम हमारे एलुमनाई बोलते हैं, करीब 38 डॉक्टर्स की सिर्फ एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की जो है डेथ हुई है इन 2 वेव्स में। और इंदौर शहर की करीब 7-8 डॉक्टर्स की इंदौर शहर में डेथ हुई है और काम करते करते डेथ हुई है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी भी डेथ हुई है, लेकिन ये 7-8 डॉक्टर्स की डेथ जो है वो कोरोना के मरीजों को देखते हुए काम करते हैं। सर, जब कोरोना काल चल रहा था तो आपने भी काम किया, आपके उस वक्त भी सरकारों के हमने कई दावे उस समय सुने, केंद्र के सरकार के, राज्य सरकार के। क्या आईएमए को लगता है कि जो उस समय वादे और दावे किए गए थे, अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों की बात करें या किसी भी तरह की परेशानी उठाने वाले डॉक्टरों की बात करें, तो क्या वो सब दावे और वादे पूरे हुए? जो डॉक्टर्स काम करते करते जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके लिए कुछ 50 लाख रुपये देने का वादा सरकार ने किया था। काफ़ी डॉक्टरों को ये पैसे सरकार ने दिए हैं। कुछ डॉक्टर्स के केसेस हैं जो कि अभी भी अटके हुए हैं, उसको आईएमए हर समय अपने लेवल पे परस्यू करता है और आगे भी करता रहेगा। सर, आईएमए की जो नेशनल विंग है, नेशनल चैप्टर है, उसका प्रदेश और शहरों के आईएमए विंग के साथ में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह का समन्वय होता है? वो आपके लिए क्या करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, थोड़ा ये समझाना। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शहर, स्टेट और कंट्री लेवल पे, ऐसे 3 लेवल पे जो है काम करता है। तो हमारी नेशनल बॉडी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करती है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ में रेगुलरली हमारी आईएमए की टीम जो भी इश्यूज आते हैं उनको लेके चर्चा करती रहती है, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन के कुछ इश्यूज जो है अभी चल रहे हैं उसको लेकर हो, या कोरोना की गाइडलाइंस को लेके हो, या वैक्सीनेशन को लेके हो। गवर्नमेंट भी आईएमए से हर समय चर्चा करती रहती है और आईएमए भी जो है अपने पॉजिटिव इनपुट गवर्नमेंट को देते रहते हैं। इसी तरह आईएमए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती है और शहर की जो बॉडी है वो जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके डॉक्टरों के और समाज के हित में काम करती है। आईएमए की बात करें तो अपने चिकित्सक सदस्यों के प्रति किस तरह के दायित्व हैं हमारे, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारा काम है? पहला दायित्व तो चिकित्सकों के प्रति ही है हम लोगों का। छोटे छोटे इश्यूज आए दिन जो है होते रहते हैं। अगर हम अभी लेटेस्ट इश्यूज की बात करें तो डॉक्टरों के क्लिनिक्स के रजिस्ट्रेशन जो है होने हैं,
3-3 साल में होते हैं CMHO के द्वारा, तो IMA उनके कैंप्स कर रही है। हम लोगों के बहुत इश्यूज़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेके होते रहते हैं, हॉस्विन को लेके होते रहते हैं, नगर निगम को लेके होते हैं जो टैक्स लगा देते हैं डॉक्टरों के ऊपर, फिर हम लोग जाके उनसे बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती है। कुछ स्टेट लेवल पे होती है जो स्टेट गवर्नमेंट उठाती रहे, स्टेट गवर्नमेंट साथ उठाती रहती है। जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल में शुद्धिकरण का एक इशू आया था कि सारे डॉक्टर्स को शुद्धिकरण करना, उसमें कुछ इश्यूज थे जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे उठाए और फिर उसको सॉल्व किया। सर, जब चिकित्सक सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी की बात की जाती है तो फिर समाज का भी एक प्रश्न उठता है कि समाज के प्रति IMA की क्या जिम्मेदारी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि हम हमारे चिकित्सकों को क्या और मजबूती के साथ नैतिक तौर पर जिम्मेदार बनाने का प्रयास करते हैं ताकि वो समाज के लिए और अपनी जो भूमिका है उसको और मजबूती के साथ खड़ा कर सकें। देखिए, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे ना बहस बहुत होती रहती है। हम लोगों के लेवल पे भी होती है और कई प्लेटफॉर्म्स पे भी होती है। कई बार जो है वो ये बहस होती है कि क्या सारी समाज की जवाबदारी का जिम्मा डॉक्टर्स ने लिया है या उन्हीं को ये सब चीज़ें करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से एक MBBS डॉक्टर अगर निकलता है तो उसे 1 साल गांव में बॉन्ड ड्यूटी देनी, तो ये एक उसकी सामाजिक जवाबदारी के तहत सरकार ने किया। कोई गांव में डॉक्टर जाना नहीं चाहता था तो बोले ये एक नियम लेके आ गए। इसी तरह PG करने के बाद उसको गाँव में जाना है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो है इस बात पर बहस करते हैं कि भाई डॉक्टर्स के लिए ही गांव में जाके काम करने का बंधन क्यों। IIT का तो कोई लड़का नहीं जाता, कोई नेशनल लॉ स्कूल से अगर कोई लॉ ग्रेजुएट पास होता है तो वो तो गांव की कचहरी में जाके सरकारी वकील के रूप में काम नहीं करता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही ये बंधन है कि वो गांव में जाके काम करें। तो ये जो बहस है ये एक नेवर एंडिंग बहस है, ये चलती रहती है। लेकिन डॉक्टरों की सामाजिक ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, वो इस चीज़ों को समझते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IMA ने जिला प्रशासन के साथ में न केवल स्वच्छ इंदौर में काम किया बल्कि अब वो स्वस्थ इंदौर के लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सेंट्रल लैब के साथ में मिलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक 1500 से 2000 रुपये की जांच कुछ 100 रुपये या 150 रुपये में हम लोग कर रहे हैं। खजराना मंदिर में उसका एक आउटलेट बना हुआ है जहाँ लोग जाके अपनी जांचें करवा सकते हैं और उसके रिज़ल्ट के अनुसार जो है हम लोग मुफ्त में फ्री में जो है उन लोगों को अपना गाइडेंस देंगे, क्या रहना, कैसे खाना पीना खाना, क्या दवाई लेना। इस तरह से IMA समय समय पर सामाजिक हित के लिए और समाज के लिए अपना कार्य करते रहता है। एक छोटा सा सवाल है कि जब IMA अपने चिकित्सकों को किसी भी तरह की नसीहत या सलाह देता है या कोई एक एडवाइजरी जारी करता है तो क्या आपका चिकित्सक सदस्य उसे मानता है, क्या महसूस करते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि चिकित्सक कुछ फोर्स में या बह जाते हैं। कई बार वो लोग कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं, उनकी शिकायतें आती हैं, लेकिन जब उनको हम बैठ के समझाते हैं उस चीज़ का वो एहसास करते हैं और उसको सुधारते हैं। और इसी तरह से जो है वो ये सिस्टम चल रहा है। नहीं तो फिर NRK हो जाएगी अगर कोई फॉलो ही नहीं करेगा, लेकिन लोग बाग फॉलो करते हैं। तो ओवर चार्जिंग की समस्या है अस्पतालों की ओर से। वैसे तो सीधे तौर पे ये नर्सिंग होम एसोसिएशन से सवाल होना चाहिए, लेकिन चूँकि चिकित्सक नहीं, समय समय देखिए एक थोड़ा सा जो है वो हम लोगों को शिकायत कोरोना के समय में आई थी कि ओवर चार्जिंग करते थे और काफ़ी चिकित्सकों से हम लोगों ने बात भी करी और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि आगे से इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन समय समय पे जब भी IMA को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती है या वो समझाइश अपने डॉक्टरों को देते हैं। चिकित्सकों के एथिकल वैल्यू के लिए IMA क्या कर रहा है ताकि वो और जिम्मेदार बने। और कई बार ये देखने को मिलता है कि कई चिकित्सक या उनके जो अस्पताल होते हैं वो पैसा बनाने के लिए अनएथिकल साइड के इस तरह के एसोसिएशन कर लेते हैं कुछ लोगों के साथ।
इस तरह की भी चीज़ें सामने आती हैं। आप इसे आईएमए कितना कभी मानते भी हैं? अनएथिकल चीज़ों को फेवर नहीं करता है। हर समय जो भी अनएथिकल चीज़ है, या तो वो कट प्रैक्टिस के रूप में हो, या वो दवाई कंपनियों से कुछ फेवर लेके किया गया हो, आईएमए हर समय उस चीज़ को विरोध करता रहा है। और आईएमए ने जो है अपने सजेशंस मेडिकल काउंसिल को दिए थे, और वो नियम भी बने हैं। नियम आयकर विभाग ने भी बनाए हैं, जो कि दवाई कंपनी को टैक्स में छूट नहीं देगा। आईएमए के सजेशन से ही किया गया है। तो ये जैसे जैसे चीज़ें समाज में आती है, कुछ गलत होती है, तो आईएमए खुल के उस चीज़ का विरोध करता है और उसको सॉल्व करने के लिए भी पूरी मेहनत करता है। सर, एक बीच में कुछ सुनने में आया था हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में। एक बहस चल रही है कि इसे एनएमसी जो है बदलने की बात कह रहा है, और ये क्या मसला क्या है पूरा, ये थोड़ा इसे समझाएंगे दर्शकों के देखिए, लिए? एनएमसी जो है हिपोक्रेटिक ओथ का नाम बदलकर चरक शपथ के रूप में करना चाहता है, जो जिसमें कुछ डॉक्टर्स जो है वो मतभेद हर चीज़ के रहते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो सही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिपोक्रेटिक ओथ को आप नाम से मत देखिए, आप उसके भाव को देखिए। हम हिपोक्रेटिक ओथ क्यों लेते हैं? हम हिपोक्रेटिक ओथ इसलिए लेते हैं कि हम एक शपथ में बंधे रहे कि हमारे को जो है आजीवन सही काम करना है और पेशेंट के हित में काम करना है। वो एक जो है मॉरल ओथ है, मॉरल बाइंडिंग है हमारे ऊपर, सिंबल है, एक तरह का सिंबॉलिज्म है। उसके भाव को समझिए। हिपोक्रेटिक ओथ हट जाए, उसके जगह चरक शपथ आ जाए, तो भाव तो वही रहने वाला है। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते रहते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। चरक हमारे इतने बड़े ऋषि थे, जिनके नाम पे जो है वो हम लोग एक चिकित्सक के रूप में आराधना करते हैं। तो चरक शपथ जो है वो भी एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता एक और सवाल है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में, इसे कैसे देखें? देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, उनकी ज़्यादातर स्कूल की एजुकेशन हिंदी में ही होती है। आप ये देखिए, हमारे ग्रामीण हाँ अंचल की। हाँ, पर क्या होता है जब ये लोग नीट की एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें हिंदी में पेपर आता है, ये लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग एमबीबीएस के अंदर आते हैं तो उनको एक कल्चरल शॉक मिलता है, क्योंकि पूरी पढ़ाई इंग्लिश में रहती है, और वो इंग्लिश भी कोई साधारण इंग्लिश नहीं रहती है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नहीं समझ पाते। उसमें लैटिन के वर्ड्स रहते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत मुश्किल से समझ में जो है आते थे। तो उन बच्चों की आप स्थिति देखिए, फिर वो लोग जो है ना पीछे हट जाते हैं, जबकि वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो परीक्षा क्लियर करके आए हैं, तो उनको वो कल्चरल शॉक लगता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि उनको हिंदी में चीज़ें बताई जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि हम तो कई सालों से हिंदी में पढ़ा रहे हैं क्लास में, ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेजी में। हम हर बच्चे को उसके हिसाब से हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। इवन परीक्षाओं में भी हम लोग के प्रश्न जो है वो हिंदी में रहते हैं, ताकि उनको समझ में आए, और वो लोग भी हिंदी में जवाब देते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ अंग्रेजी के डिफ़िकल्ट शब्द जो है वो नहीं बोल पाते, लेकिन अगर हिंदी में किताबें आ जाएंगी, जो कि अभी किताबें नहीं, तो उनको समझने में आसानी रहेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज की अगर एक ज्वलंत विषय है, और बार बार ये सामने आता है कि जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा बोझ है, और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो नियमानुसार उन्हें जितना वक्त देना चाहिए अस्पताल में या मरीजों के हित में, वो उतना वक्त नहीं देते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये आरोप सही है, गलत है, या बीच की स्थिति है? ये आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज में देखा जाए तो वो 2-3 प्रकार के डॉक्टर्स रहते हैं, एक नॉन क्लिनिकल, एक पैरा क्लिनिकल और एक क्लिनिकल। ज़्यादातर नॉन क्लिनिकल डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादातर पैरा क्लिनिकल डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस करते हैं, और ज़्यादातर क्लिनिकल डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो 3-4 सब्जेक्ट के। ज़्यादातर क्लिनिकल डॉक्टर्स प्रैक्टिस अपने अस्पताल के समय के बाद में करते हैं,
और जूनियर डॉक्टर्स को गाइड करना, जूनियर डॉक्टर्स की शिक्षा, उनकी थीसिस में काम करना, मरीजों के राउंड लेना, ये सब सीनियर डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स के साथ में सब मिल के करते हैं। तो कई बार ये गलत प्रचार किया जाता है कि सीनियर डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं, ऐसा गलत है। सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स सब मिल के पूरा बराबर काम करते हैं। कुछ अपवाद रहते हैं तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो उनको जो है देखते हैं। एक और बड़ी समस्या पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है, जैसे जैसे चिकित्सा महंगी होती जा रही है वैसे वैसे फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अंचलों की बात कर लें और अब तो शहरों में भी ये धड़ल्ले से सामने आने लगे हैं और आप भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। ये कितनी गंभीर समस्या है और इसके लिए कितने कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, पूरे देश की है। ये सिर्फ अपने मध्य प्रदेश या इंदौर की हम बात करें तो नहीं है, पूरे देश भर में, गांव में, शहरों में झोला छाप डॉक्टर भरे पड़े हुए हैं। कई लोग उनको बंगाली डॉक्टरों के नाम से भी जानते हैं और उनको कोई डर नहीं है। वो किसी चिकित्सक के यहाँ 1-2 साल काम कर लेते हैं, 8-10 दवाइयों के नाम जान लेते हैं कि इस पर ये देना, इंजेक्शन लगाना सीख लेते हैं, ब्लड प्रेशर नापना सीख लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो है आके धड़ल्ले से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। IMA इसका हर समय विरोध करता आ रहा है। 2016-17 में हम लोगों ने तो बहुत बड़ी मुहिम चालू करी थी और कई लोगों को क्लिनिक बंद करवा दिया था। अभी भी जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ये डायरेक्शंस हमारे यहाँ के CMHO को आए कि ये झोला छापों को बंद करिए, लेकिन उनके पास भी इतना ज़्यादा काम है और टीम्स की कमी रहती है कि हर बार उनको ट्रैक करना, उन पर छापा मारना और कार्रवाई करना, वो आज बंद करते हैं, कल वापस शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मिल के करना चाहिए। पर क्या आपको इसका हल एक और नज़र नहीं आता, जो मुझे लगता है कि IMA को इसमें एक कदम बढ़ के और जो निजी चिकित्सक प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा रियायत लोगों को देनी चाहिए। जो हमारा जो एक OPD सिस्टम है या क्लिनिक में देखने की जो व्यवस्था है, अगर हम इसमें एक कदम आगे बढ़ें, थोड़ा सा लोगों को, अगर आज के समय में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, मतलब एक 500 से 1000 रुपये। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको जो है ये थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा होगा, लेकिन समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों होगा। अगर हम 1950, 60, 70 मतलब उस समय के दशकों को देखें तो हमारे सोसाइटी में फैमिली फिजिशियन नाम के डॉक्टर्स होते थे। उसको बोलते थे जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर हर मोहल्ले में रहते थे। वो छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करते थे और बहुत कम फीस में इलाज करते थे। और वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ से मरीज़ रिफ़र करते थे जब उनको लगता था कि नहीं ये उनको दिखाना ज़रूरी है। तो ये बहुत सालों तक, 30-40 साल, 50 सालों तक ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन क्या हुआ कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर्स को हीन भावना से देखने, क्या रहते हैं छोटा डॉक्टर। ये जो क्लास डिफरेंस चालू हुआ तो दूसरे डॉक्टर्स जब निकल के आए उन्होंने बोला कि नहीं हमको तो स्पेशलिस्ट ही बनना। तो एक स्पेशलिस्ट बनने की दौड़ शुरू हुई और जनरल प्रैक्टिशनर्स धीरे धीरे कम होते चले। लेकिन सोसाइटी को तो जीपीस चाहिए, जीपीस तो चाहिए। तो वो जो गैप हुआ उनको एक वैक्स ने मार दिया, वहीं से समस्या शुरू हुई। अब इसका अमेरिका में भी हुआ, ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड हुआ। स्पेशलिस्ट बन गए तो अब सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। तो भाई हम सबको अब सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। सुपर स्पेशलिस्ट का फोकस ऑर्गन स्पेसिफिक हो जाता है, तो वो और जो बीमारियां जो ब्रॉडर रूप में वो नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने ऑर्गन के रूप में देखते हैं। तो ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अमेरिका में भी यही समस्या चालू हुई कि हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट बनने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, उनकी जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने फिर फैमिली फिजिशियंस के कोर्सेज शुरू करे और वापस से उसमें PG शुरू करी और लोगों को मोटिवेट किया कि आप फैमिली फिजिशियन बनिए, इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा और हर चीज़ें आपके, तो लोग बाग फिर वापस शिफ्ट होने लगे। तो ये
साइकिल है, स्पेशलिस्ट बने, सुपर स्पेशलिस्ट बने, तो उनके साथ साथ में उनके कोर्ट केसेस भी बढ़ गए। तो ये एक साइकिल वापस से वो लोग फैमिली फिजिशियन बनना शुरू हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी हम पीछे हैं। लोगों को सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी को ज़रूरत किसकी है। कम से कम पहली स्टेज पे मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टिंग गांव में करते हैं, लेकिन वो जब गांव में जाते हैं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलता। उनके बच्चों की पढ़ाई वो कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन में छोड़ के आ जाते हैं शहर में। और फिर 3 साल जो है गांव में काम करके वो सरकारी कोटे से पीजी लेने की कोशिश करते हैं कि उसके नंबर बढ़ जाए। तो इस तरह हर कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट बनने की दौड़ में लगा हुआ है। आखिरी सवाल है मेरा एक पूरी बातचीत का। डॉक्टर सुमित शुक्ला बेहद मुखर माने जाते हैं, तो IMA प्रेसिडेंट, इंदौर चैप्टर के प्रेसिडेंट बनने के बाद आप जब आप नसीहत देते हैं अपने सदस्यों को, तो नाराज तो नहीं होते हैं लोग? सुनते हैं क्या, किस तरह का माहौल है? नहीं सुनते हैं, जिसको नाराज होना हो अपने घर पर लेकिन सुनते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ बोलेंगे वो सही बोलेंगे। जो चीज़ गलत हो रही है वो हमारा कर्तव्य है हम लोगों को बताना कि ये चीज़ सही नहीं है, नहीं तो फिर IMA का मतलब क्या। सर आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सुमित शुक्ला, जिन्होंने बतौर IMA इंदौर चैप्टर प्रेसिडेंट हमसे बात की और IMA से जुड़े हुए कई पहलुओं पर हमें जानकारी दी। टू टॉक विद NJ के लिए देवेंद्र मालवीय के साथ मैं नितिन जैन।